नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर उन्नाव से, जहां पे आपको बता दें कि जिले में पल्स पोलियो के अभियान का आगाज शुक्रवार को जागरूकता रैली के साथ हो गया। जिला अस्पताल परिसर से डीएम गौरांग राठी और मुख्य विकास अधिकारी कृति राज और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। और यही अभियान 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जिले भर में चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। डीएम गौरांग राठी ने जिले में पोलियो के उन्मूलन के लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल करने के लिए प्रत्येक बच्चों को पोलियो की खुराक देना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस बार अभियान को और भी प्रभावी बनाने के लिए शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त टीमों की चेतावनी की गई है और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी बूथ स्थापित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि जिले में लाखों बच्चों को पोलियो की बूंद पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की शुरुआत बुध दिवस से होगी, जिसके बाद टीम ने 15 से 19 दिसंबर तक घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों का दवा पिलाएंगी। उन्होंने अपील की है कि अभिभावक प्लस पोलियो अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग करें और अपने बच्चों को बूथ और अवश्य लेकर आए। और कार्यक्रम में सीडीओ कृति राज ने कहा कि पोलियो जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए समाज का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्हें आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एनएम और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि वो अभियान के सफल बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करे और सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा दवा पीने से छूट ना जाए। जागरूकता रैली में स्वास्थ्य विभाग की टीमें, स्कूलें, बच्चों और सामाजिक संस्थाओं ने हाथों में जागरूकता संदेश लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पोलियो से बचाव के प्रति जागरूक किया। रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए निकली। जिला प्रशासन ने बताया कि अभियान के दौरान टीमें घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की पहचान करेंगी और मौके पर ही पोलियो को खुराक पिलाएंगी। साथ ही प्रत्येक घर के बाहर निशान लगाकर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी बच्चे के छूटने की संभावना न रहे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो अपने छोटे बच्चे को दवा अवश्य पिलाए और अभियान को सफल बनाने में सहयोग करे, ताकि उन्नाव की पूरी तरह से पोलियो मुक्त बनाने के लिए हर लक्ष्य हासिल किया जाए। पोलियो अभियान के तहत रैली निकाली गई है आपके द्वारा, किस तरह का अभियान है? जैसा कि आप अवगत हैं कि हालांकि वाइल्ड से पोलियो जो है इंडिया में एराडिकेट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग लगातार ये अभियान चलाते हैं जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस क्रम में 2 चरणों की बैठक में और 3 चरणों में इसकी तैयारी के बाद आज इसकी रैली का उद्घाटन हुआ है और 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये पूरा अभियान चलेगा और 22 तारीख को जो सोमवार होगा उसमें इसका मॉपअप डे किया जाएगा। तो ये बृहत्तम कार्यक्रम होता है। इसमें आंगनवाड़ी और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसके साझा प्रयास है। सभी आशा बहुएँ, सभी एएनएम जितनी भी होती हैं, सभी संयुक्त प्रयास से सुनिश्चित करती हैं कि सभी बच्चों को जो पोलियो खुराक के लिए एलिजिबल हैं उनको पोलियो की खुराक मिल जाए। सर, प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब दिसंबर में कुछ छोटे बच्चे या ठंड के कारण या किसी और कारण से अगर नहीं आना चाहें तो उनके बीच में जाके ये बात पहुंचानी ज़रूरी है कि ये जो पोलियो की ड्रॉप है वो महत्वपूर्ण है और सभी का इसमें पार्टिसिपेट करना ये बहुत ज़रूरी है। खबर सीतापुर से, जहां पे घने कोहरे में चलते ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूल बस को मारी जोरदार टक्कर। एक बच्चे समेत 2 शिक्षक और चालक जख्मी हुए। वहीं बस में सवार लगभग 28 बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली के पुलिस ने कब्जे में लिया था। जी हां, जनपद के थाना मचरहटा इलाके के हुआ ये हादसा और पूरी घटना ये बताई जा रही है। खबर कादर चौक से, जहां पे थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना बुधवार दोपहर उझानी कादर चौक रोड स्थित काकोड़ जंगल के पास हुई। मृतक की पहचान नूरपुर गांव निवासी 25 वर्षीय ब्रजेश सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ब्रजेश सिंह बुधवार दोपहर अपने खेत पर काम कर रहे थे। उन्हें परिवार को बताया कि वह खाना खाने घर जा रहे हैं और इसके बाद वो अपनी बाइक से काकोड़ा की ओर से अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक
बाइक को टक्कर मार दी, जिससे ब्रजेश की मौके पर ही मौत हो गई। ब्रजेश के परिवार वालों ने बताया कि उनकी बाइक पर एक अन्य व्यक्ति भी सवार था। हादसे के बाद वह व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस अब फरार हुए व्यक्ति की तलाश कर रही है और घटना में संबंध में जानकारी जुटा रही है। ब्रजेश की मौत के बाद उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे ब्रजेश के चाचा राम अवतार ने बताया कि ब्रजेश की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी और वो अपने 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसकी पत्नी और परिवार का रो रो के बुरा हाल है। थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से ब्रजेश की मौत हुई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और परिजनों की तहरीर पर आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर चंदौली से, जहां पे जंगल के जमीन और अवैध कब्जे पर वन विभाग की कार्रवाई। जी हां, प्रतिबंधित वन भूमि पर अवैध कब्जाधारी बना रहे थे कच्चा मकान। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने लिया एक्शन। वहीं वन अधिकारी संजय श्रीवास्तव के निर्देश पर टीम ने की कार्रवाई। अवैध कच्चे मकान के वन कर्मियों ने फावड़े से किया जमींदोज। जी हां, टीम ने वन भूमि के अवैध अतिक्रमण को कराया खाली। वही कार्रवाई के दौरान वन अधिकारी समेत वन कर्मी रहे मौजूद। नौगढ़ वन रेंज की महिला अवगता दे की बीट संख्या 19 को बताया जा रहा है ये मामला। खबर अमरोहा से, जहां पे मंडी धनौरा थाना कस्बे का मामला है। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा कस्बे में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बताते चले कि मंडी धनौरा निवासी राशिद अली ने सऊदी अरब में रहकर बांग्लादेशी महिला रीना बेगम से शादी की थी। शादी के बाद समय बाद वह दोनों पिछले 2 महीने से मंडी धनौरा कस्बे अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस को सूचना मिलते ही बांग्लादेशी महिला और उसके पति राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों की गिरफ्तारी के बाद खुफिया विभाग के अधिकारी ने उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस के अनुसार रीना बेगम और राशिद अली ने नेपाल सीमा के रास्ते से भारत अवैध रूप से प्रवेश किया था। उनके पास से निकाह की रसीद मिली है, जिससे पता चला है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही सऊदी अरब में शादी की थी। पुलिस ने बांग्लादेशी महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत और उसके पति रशीद उस पर आपराधिक की शरण देने और आरोप में प्राथमिकता दर्ज की है। पुलिस की सूचना मिली है कि सऊदी अरब में काम करने वाला राशिद अली ने मोहल्ला कटरा में सुनहरी मस्जिद के पास रहता था और 2 महीने पहले एक बांग्लादेशी महिला को लेकर आया है। पूछताछ में रीना बेगम ने बताया कि वह ढाका जनपद के गाजीपुर में रहने वाला है और उसके पिता का नाम सुलेमान शेख है। रानी बेगम ने आपको बता दें कि सऊदी अरब में इस अस्पताल में नौकरी करती थी और जहां राशिद अली के पास फर्नीचर का ठेका था, वहीं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने निगाह कर लिया। राशिद की पहली पत्नी धनौरा में भी रहती थी। बांग्लादेशी महिला रीना बेगम का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वह विमान में बैठी बाय बाय बांग्लादेश कैसी नजर आ रही है और एक अन्य वीडियो में वह बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान के सामने खड़ी होकर बंगाल भाषा में कुछ बोल रही थी। इन वायरल वीडियो के आधार पर ही खुफिया एजेंसी को रीना बेगम की बांग्लादेशी होने के यकीन हुआ और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। थाना मंडी धनौरा क्षेत्रांतर्गत एक अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई कि रीना बेगम बांग्लादेश निवासी है। ये अवैध रूप से इंडिया में इसने प्रवेश किया। इसने राशिद निवासी मंडी धनौरा से शादी किया है। पिछले 6 वर्ष पूर्व इसने इस व्यक्ति से शादी करी थी और ये इनकी मुलाकात सऊदी अरेबिया में हुई थी, जहाँ पे ये लोग काम करते थे। फिर ये बाद में बांग्लादेश आए और बांग्लादेश से टूरिस्ट वीज़ा के माध्यम से नेपाल आए थे और अक्टूबर के महीने में अवैध रूप से बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में इन्होंने प्रवेश किया और मंडी धनौरा में आकर रह रहे थे। इन्होंने जो नियमों का उल्लंघन किया है, सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया, विधिक कार्रवाई की। थाना मंडी धनौरा क्षेत्रांतर्गत खबर अमरोहा से, जहां पे पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद द्वारा जनपद में पुलिस कर्मियों में अनुशासन, उच्च कोटि की शारीरिक दक्षता और टर्न आउट में समाज के भय मुक्त बनाने उद्देश्य के जनपद अमरोहा के प्रत्येक थानों पर साप्ताहिक शुक्रवार की परेड को खुले स्थान पर आयोजन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे कि जनमानस को पुलिस बल की मौजूदगी पर आभास हो सके। और इसी क्रम में आज दिनांक 12/12/2025 को जनपद अमरोहा की प्रत्येक थाना पर साप्ताहिक शुक्रवार की परेड पर आयोजन किया गया और इस दौरान पुलिसकर्मियों को शारीरिक
और मानसिक रूप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई और वहीं ड्रिल करवाया गया। पुलिसकर्मी के शस्त्र प्रशिक्षण, सशस्त्र अभ्यास भी कराया गया। अनुशासन और एकता रूपता बनाए रखने की विषम परिस्थितियों के निपटने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। खबर श्रावस्ती से, जहां पे जनमुहा ब्लॉक के सारगांव में लगी जन चौपाल में भारी भीड़ उमड़ी है। डीएम अश्वनी कुमार पांडे, एसपी राहुल भाटी और सीओडी ने ग्रामीण समस्याएं सुनी और कई का मौके पर ही निस्तारण किया। कुल 266 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 211 का तुरंत समाधान किया गया। बाकी शिकायतों को 1 हफ्ते में निपटाने के निर्देश भी दिए गए। चौपाल में बाल विवाह रोकने शपथ भी दिलाई गई और विभिन्न विभागों के स्टालों परियोजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं डीएम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारी कोशिश है कि लोगों की समस्याओं को समाधान यही गांव में तुरंत हो जाए। जो शिकायतें बची हैं उन्हें 1 सप्ताह के भीतर हल किया जाए। देखिए, मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती महोदय द्वारा हम लोगों के द्वारा कंबाइंड रूप से और विकास विभाग के सभी अधिकारियों के साथ मिलकर हम लोगों ने मल्लीपुर क्षेत्र में एक ग्राम चौपाल का आयोजन कल किया था, जिसके अंतर्गत वहाँ पे जो जन सामान्य उनकी शिकायतों को सुना, उनकी समस्याओं को सुना और जैसा आपने बताया 260 के करीब हमारे पास में प्राप्त हुए थे। विभिन्न विभागों के, चाहे वो राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सप्लाई विभाग हो, कृषि विभाग हो, सभी के कैंप लगाए गए थे और मौके पे ही समस्याओं का निस्तारण कराने का हमारा प्रयास था। कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनको हम लोगों ने नोट कर लिया और संबंधित अधिकारियों द्वारा उसका निस्तारण समयबद्ध तरीके से कराया गया। इसके अंतर्गत हम लोग लगातार अब चौपालों का कार्यक्रम करेंगे और जो सरकार की मंशा है कि सरकार गाँव की ओर और प्रशासन द्वार तो उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हुए जो भी हमारी वेलफेयर की स्कीम्स है, जो समस्याएं हैं लोगों की, उनको निस्तारण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे एसपी दीपक भुकर ने डायल 112 को दिखाई हरी झंडी। जी हां, 12 नए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिले में पेट्रोलिंग, इवेंट और रिस्पांस, थाना मोबाइल इकाइयों का होगा सुधार। जी हां, एसपी ने दिया बड़ा ये बयान। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच तेज और सुलभ होगी। दीपक भुकर की ये बयान है। एसपी शैलेंद्र लाल, सीओ सिटी प्रशांत राज और डायल 112 प्रभारी दौलत यादव रहे मौजूद। इससे प्रतापगढ़ पुलिस कितनी सशक्त बनेगी? यूपी 112 की जो 12 व्हीकल्स जो है जो अभी प्राप्त हुए हैं, जो निष्प्रयोज्य हुए थे, उसमें नई गाड़ियां हमें फ्लीट्स में मिली है। आज उन्हीं को पुलिस लाइन से फ्लैग ऑफ किया गया है और ये जो हमारा पीआरवी का जो रेस्पॉन्स टाइम है उसको भी बेहतर करेंगे और क्राइम प्रिवेंशन में और पेट्रोलिंग में भी जो पुलिस की इसमें काफ़ी मदद मिलेगी ताकि हम अपराध पे नियंत्रण कर पाएँ और हमारा रेस्पॉन्स टाइम जो है इससे और अच्छा होगा। सर, अभी तक कुल कितनी गाड़ियाँ मिल चुकी हैं और आगे तक मिलेंगे? देखिए, ये लगातार एक प्रक्रिया रहती है जिसमें निष्प्रयोज्य जो होती हैं गाड़ियाँ, उनकी रिप्लेसमेंट आती हैं, तो लगातार इसमें और भी निष्प्रयोज्य हुई है। भविष्य में भी गाड़ियाँ मिलेंगी ताकि जो पीआरवी की जो 112 की जो सुविधा है वो हर जगह पे टाइमली पहुँचे, यही इसका उद्देश्य है। खबर लखनऊ से, जहां पे व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता और प्राविधिक शिक्षा और डेलर्ट संस्था के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न आपको बता दें कि स्टेक होल्डर के साथ राज्य स्तरीय और कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार आपको बता दें कि प्रो डीपी सिंह और प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम नरेंद्र
अंकुश और मिशन निदेशक पुलकित खरे, प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशक अभिषेक सिंह सहित विभिन्न आप कहते हैं कि स्टेक होल्डर भी प्रभावित किया गया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की नई गति और दीर्घकालिक विजन दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत आज वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में है। अमेरिका सहित कई देशों में साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं और जो कि वर्तमान नेतृत्व में कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है। वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों और सहित हितधारकों को बता दें कि सामूहिक प्रयासों के देश में प्रदेश प्रगति भी कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, विकास कार्यक्रम और निवेश में देश को शीर्ष स्थान पर पहुंचा चुका है। स्कूल स्तर से भी कौशल प्रशिक्षण शुरू करना आवश्यक है, जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बने और डिग्री के बाद कौशल सीखने की समय न लगे। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजेशन, ऑटोमोबाइल और नई तकनीकी में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। ITI और व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग मिलकर एक साझा विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्स में इंडस्ट्री की जरूरत, छात्रों की समस्याएं, स्कूल कॉलेज स्तर की चुनौतियां भी शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत युवाओं को ऋण देकर स्वयं रोजगार से जोड़ने का भी विशेष जोर दिया जा रहा है। लक्ष्य है कि प्रदेश के युवाओं को आर्थिक मदद और कौशल सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए। यूपी सरकार का लक्ष्य है कि पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री ट्रेनिंग और अप्रेंटिस सिस्टम और ऑन जॉब स्किलिंग व्यवस्था हर जिले में उपलब्ध कराई जाए, जिससे छात्रों को सीधे प्लेसमेंट और वास्तविक काम का अनुभव मिल सके। विभाग गांव और वही गांव में कौशल प्रशिक्षण पहुंचाने के मिशन पर भी काम कर रहा है। योगी सरकार का उद्देश्य है कि कौशल विकास का समावेशी, आधुनिक और भविष्य उन्मुख रोजगार मॉडल बने। और अगले 1 या 2 साल में हम देखें तो हम लोग जो है लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास, 45 से 50 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंचेंगे। उस 45-50 लाख करोड़ की जर्नी में अगर उसको डॉलर में हम कन्वर्ट करें तो इस समय हमारा लगभग 330-340 बिलियन डॉलर्स है। इस साल के अंदर 380-390 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा और अगले साल 2 साल में हम हो सकता है 500 से 600 बिलियन डॉलर तक अचीव करेंगे। लेकिन 1 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना हमारे लिए एक चैलेंज होगा और इस चैलेंज को अगर आगे ले जाना है तो जेफरी सैक्स करके एक इकोनॉमिस्ट आए थे लगभग 1.5 साल पहले, तो उनसे मैंने पूछा, मीटिंग चल रही थी, सभी वरिष्ठ लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि प्रदेश को अगर आगे बढ़ना है तो क्या ऐसी चीज है जो प्रदेश को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, डायरेक्टली करना चाहिए। और पहली चीज और दूसरी चीज उन्होंने कहा जो सरकारों को करना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स को बेहतर करना चाहिए और स्किलिंग को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि लर्निंग आउटकम्स और स्किलिंग अगर बेहतर होगी तो उसी के फाउंडेशन पर ही पूरा जो है उद्योग हो, पूरा जो हमारा इकोनॉमिक्स हो, पूरा जो हमारा टूरिज्म हो, पूरा जो हमारा IT सेक्टर हो, पूरा जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ये सब लर्निंग और स्किलिंग से ही जो है आगे बढ़ता है। मुझे बताने में इस बात की खुशी है कि जो हमारा GSDP का एक टारगेट दिया हुआ है तो एजुकेशन एज अ फुल सेक्टर का टारगेट 1,75,000 करोड़ है और उसमें वोकेशन भी है, स्किलिंग का भी है, उसमें बेसिक भी है, माध्यमिक भी है, हाई एजुकेशन भी है। तो उसमें एक कंपोनेंट वोकेशनल स्किलिंग का एक छोटा कंपोनेंट जो है हमारे एजुकेशन सेक्टर में है। इस समय इस साल हमारे जो प्रोजेक्शंस है उसमें स्किलिंग सेक्टर में, वोकेशनल सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में वी आर अचीविंग अराउंड 91% ऑफ द टारगेट। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ होगी वो आपके और आपके विभाग के माध्यम से अगर होगी, विशेष रूप से होगी, तो निश्चय ही हम आगे बढ़ सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुशल निर्देशन विकसित भारत 2047 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश, उसके लिए हमारा विभाग क्या भूमिका निभा सकता है। हम
यानी वोकेशनल एजुकेशन, हमारी ITI, हमारा मिशन और साथ साथ पॉलिटेक्निक, उसके लिए एक बड़ा एक कार्यक्रम कैरिकुलम बनाने के लिए, जिसमें हमारे साथ साथ अवनीश अवस्थी जी, नरेंद्र भूषण जी, SB सिंह जी, हमारी सेवा जी, हमारे प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग, स्टेक होल्डर्स, हमारे संघ आगे अधिकारी, उन सब का एक डिस्कशन चल रहा है कि कैसे इस विजन को, टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी विभाग की भूमिका हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने जब 2020 या 2020 के लिए एक NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें इस खंड को एक बड़ी मान्यता, बड़ा स्वीकार्यता और बड़ा आशीर्वाद उन्होंने देने का, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवाओं की क्या परेशानियाँ हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या दिक्कतें होती हैं, जो बच्चे MBA करें उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो पढ़ाई के साथ साथ कैसे स्किल्ड हो, उसके लिए एक योजना यहाँ पर तैयार हो रही है। सब लोग अपना विजन, अपनी तैयारी, अपना विचार ऐसा करके एक डॉक्यूमेंट उसका तैयार होगा। और मैं मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, और उन्होंने पूरे प्रदेश भर के सब लोगों के साथ, सब विद्युत लोगों के साथ उन्होंने विचार साझा किए, विचार मांगे, QR कोड दिया कि कैसे हम उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बना सकते हैं। विकसित उत्तर प्रदेश होगा तभी विकसित भारत की कल्पना पूरी हो पाएगी। तो मुझको लगता है आज का जो पैनल डिस्कशन हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, और जो ये मीटिंग आज हुई है, ये बहुत शानदार है। इसके बहुत शानदार परिणाम होंगे और हम सब मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा करने का। खबर कानपुर से, जहां पे बताया कि ग्राम कसुलर निवासी उमाकांत शुक्ला का बड़ा बेटा कुसुमकांत शुक्ला बीटेक इमटेक करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत था और कुसुमकांत ने ससुराल गाजियाबाद में थी। वहीं कुसुमकांत की पत्नी अर्पणा तिवारी इंजीनियर कुसुमकांत को अपने मायके गाजियाबाद में रखती थी। इंजीनियर को अपने माता पिता से मिलने को कसुलर कभी नहीं जाने देती थी। परिजनों के अनुसार कुसुमकांत की पत्नी ने ससुराल अवगत कि इंजीनियर कुसुमकांत को प्रताड़ित किया करते थे और उसकी कमाई पत्नी और ससुराल जन हड़प ले जाते थे। वहीं विगत 6 नवंबर को इंजीनियर कुसुमकांत शुक्ला का शव गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला। जीआरपी पुलिस की सूचना पर इंजीनियर ने माता पिता गाजियाबाद पहुंचे, अपने बेटे के शव की पहचान की और जीआरपी थाने में मुकदमा पत्नी सास ससुर के नाम पंजीकृत किया गया। पुलिस ने इंजीनियर के शव को पोस्टमार्टम कर भेजा और इंजीनियर कुसुमकांत की हत्या हुई या आत्महत्या, ये जांच के विषय है। जी हाँ, इंजीनियर के माता पिता का आरोप है कि पत्नी और ससुराल वालों ने मेरे बेटे की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंकवाया है। लोगों का कहना है कि पत्नी की क्रूरता की शिकार इंजीनियर हुआ है। उपरोक्त इंजीनियर के माता पिता न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे। इंजीनियर के माता पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद से शीघ्र ही अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने के न्याय दिलाने जाने की भी मांग की है। मंगलपुर, जिला कानपुर देहात। चाचा, क्या प्रकरण है जो आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी? मेरे बेटे की ससुराल गाजियाबाद में थी, जो अपने ससुराल में ही ससुराल के मकान में रह रहा था और ससुराली जन उससे किराया भाड़ा भी ले रही थी और उनकी पत्नी, सास, ससुर और साला प्रताड़ित करते थे। अच्छा, क्यों प्रताड़ित करते थे? प्रताड़ित इसलिए करते थे कि उससे आर्थिक शोषण चल रहा था। उसने अपनी साली की शादी में भी ऋण लिया, साले की शादी में ऋण लिया और जब जरूरत पड़ती थी मेरी बहू को तो उससे कर्जा लेने के लिए मजबूर करती थी। यहाँ तक कि वो हताश हो गया तो उसने पिछली साल मुझसे 9 लाख की मदद मांगी। अच्छा, तो अब आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी है? मेरे बच्चे के साथ वो संदिग्ध परिस्थितियों में इन लोगों ने मार के ट्रैक के सामने फेंक दिया है, जिसमें इनका एक साड़ू दीपांशु नाम का लड़का, जो इनकी वीरेंद्र तिवारी की छोटी लड़की भी आई है, वो जीआरपी थाने के सामने चिल्ला के बोला कि मैं यहाँ का बहुत खतरनाक आदमी हूँ, तुम मुझे समझते नहीं हो। हाँ, अभी जब मुझे जानोगे तो आपको पता पड़ेगा कि हम क्या चीज़ है। मिट्टी कहाँ पर मिली थी? इसके बाद हम पत्नी जब घबराए हुए पहुँचे, इसके दरवाजे की बहस होने के बाद भी मेरे पास जीआरपी से फ़ोन आया कि आपका बेटा ट्रैक पर पड़ा हुआ है, आपका नाम उमाकांत शुक्ला। हमने यस सर। आपका बेटा कुसुमकांत? यस सर। आप लोग जल्दी किसी के साथ लेकर आ जाइए। मिट्टी कहाँ पर मिली थी? मिट्टी जीआरपी वो रेलवे ट्रैक गाजियाबाद में मिली थी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इन बदमाश जिन्होंने मेरे सब लड़के के साथ ही ऐसा कर्म किया है, उनको गंभीर से गंभीर सजा मिले और इनके कारनामे इनको सजा तक पहुंचाएं, यही हमारा आपसे अनुरोध है। क्या नाम आपका? गरिमा। कहाँ रहती है? कसोलर। अच्छा, ये बताइए, आपके भाई के साथ जो घटना घटी है
इसमें क्या प्रकरण है? हमारे भाई के साथ जो घटना घटी है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारी भाभी, उनका भाई, उनकी माँ और उनके पापा हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं वहाँ दिल्ली में पिछले 4-5 साल से जॉब कर रही थी और मैं वहाँ रहती थी। मैं अपने भाई के घर कंटिन्यू आना जाना रखती थी, लेकिन मेरे भाभी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने मुझे और मेरे पापा को 24 मार्च 2020 में घर से निकाल दिया। उसके बाद से हम वहाँ आना जाना बंद कर दिया। शादी को 14 साल हो गई, जिसमें मेरी भाभी 14 दिन भी इस घर में नहीं रही है। अच्छा। वो बराबर मेरे भाई से यही बोलती थी, अगर तुम अपने भाई बहनों के पास जाओगे, उनसे कोई मतलब रखोगे, तो हम जाके बच्चे को लेके रेलवे ट्रैक से कट जाएंगे। लेकिन वो खुद नहीं कटी, शायद उसने मेरे भाई को वहाँ पे किसी से फिकवा दिया। अच्छा, तो भाई जो है रेलवे ट्रैक पर पाए गए? हाँ जी। अच्छा, फिर उसमें आगे क्या हुआ? FIR हो गई? उसमें हम लोगों ने FIR कर दिया। उस FIR को 1 महीना होने जा रहा है, बट अभी तक हम लोगों को कोई उसका रिजल्ट नहीं आया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शायद पूरा 1 महीना उस FIR को किए हुए हो गया। अच्छा, ये गाजियाबाद का मामला है? गाजियाबाद GRP में FIR की थी हम लोगों ने। कई बार वहाँ जाके पता भी लगाया, लेकिन वहाँ की पुलिस कह रही है अभी सिविल जाएगी, सिविल से GRP, GRP से सिविल। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरी भाभी, उसके भाई, उसकी माँ और उसके भाई को उसी तरह सजा मिले जिस तरीके से मेरे भाई को मिली है। जी, क्या नाम है आपका? कुसुम। कहाँ रहती हैं आप? कसोला। क्या घटना घटी आपके लड़के के साथ? मेरे लड़के के साथ बहुत बड़ी घटना घटी है। मेरे लड़के को ससुराल वालों ने मार डाला। एक दिन पहले से मेरी बात हुई थी, 5 नवंबर को, 4 नवंबर को मेरी बात हुई थी। 5 नवंबर मैं यहाँ से गई, शाम को पहुँची गाजियाबाद। घर पहुँची तो मेरी बहू मुझसे बहुत बुरी तरीके से लड़ने लगी। बहू और उनके सब परिवार वाले लड़ने लगे और बोले मुझे पता नहीं है कहाँ गया। हमने पूछा हमारा बेटा कहाँ गया? मुझे पता नहीं तुम्हारा बेटा कहाँ गया। मैंने कहा मुझे बताती, अब तक क्यों नहीं बताया? कि मुझे कोई मतलब नहीं है इसके। तब तक मेरे बेटे का फ़ोन आ गया GRP से कि आपका बेटा यहाँ 100 पड़ा है। वहाँ गए, पता नहीं दीपांशु द्वारा मेरे बेटे की हत्या करवाई गई है। ऐसा लगता है। दीपांशु कौन है? दीपांशु उसका सड़वाई है, वो वहाँ का दादा है, उसी ने मेरे बेटे की हत्या की है। मैं न्याय चाहती हूँ, मुझे न्याय मिले, नहीं तो मैं कुछ आत्महत्या खुद कर लूँगी। मेरे बेटे के साथ बहुत गलत किया इन लोगों ने, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं मिली तो मैं GRP के यहाँ खुद अपनी आत्महत्या कर लूँगी अगर इन लोगों ने मेरे बेटे के साथ न्याय नहीं दिलवाया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाकांत शुक्ला। कहाँ रहते हो? ग्राम कसोलर। खबर शाहजहांपुर से, जहां पे एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब 29 वर्षीय विवाहिता शिखा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर फैली। शिखा की शादी इसी साल 10 मई को वागेश शुक्ला से हुई थी। मृतका के पिता हरदोई की पिहानी थाना क्षेत्र के रहने वाले आलोक द्विवेदी के मुताबिक सुबह दामाद का फोन आया कि शिखा को सांस लेने में परेशानी हुई है और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। लेकिन जब मायके वाले ने उदयपुर पहुंचे तो स्थिति उनके अनुसार बिल्कुल अलग थी। मृतका की पिता आलोक द्विवेदी ने बताया कि जब हम पहुंचे तो देखे कि शिखा के मुंह और नाक से खून निकल रहा था। वे साधारण मौत नहीं है, मेरी बेटी की हत्या की गई है। परिजनों के आरोप है कि बाद में पुलिस से सक्रिय हुई। थाना प्रभारी राजीव कुमार, क्राइम इंस्पेक्टर गंगा सिंह और फॉरेंसिक टीम मौके पहुंची और टीम ने घर का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि मृतका की परिजनों की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो जाएगा। फिलहाल ये मामला संदिग्ध मौत के रूप में दर्ज है। परिजनों की तहरीर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, ये आपका कहाँ पे घर है, गाँव है? इटारा पिहानी। अच्छा, क्या सूचना मिली आपको, कब कैसे क्या हुआ? हमें इन्होंने बागेश ने सूचना दी है कि वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पहले उसको मारा पीटा इन्होंने। अच्छा, मतलब मार पीट के ले गए। हमसे हमें सूचना गलत दी कि अच्छा, कब आपको सूचना कब दी गई? वो 2 बजे रात में। आज रात 2 बजे। अच्छा,
सूचना में आपको गलत सूचना दी गई। फिर जब आप लोग अभी तो अभी सुबह पहुंचे आके हैं। अच्छा। मतलब इतनी रात में इतना कोहरा में आना मुश्किल हो गया। अच्छा। आप पहुंचे तो पत्नी लड़की आपकी कहाँ थी? लड़की यहीं पर लेटी थी जहाँ पर से इन लोगों ने दिखाया। आपको क्या अंदेशा है, इन्होंने अस्पताल वगैरह में कहीं दिखाया या नहीं दिखाया? हमें तो लगता है इन्होंने नहीं दिखाया है। बीच को दोनों हाथ हम लगी हैं या इसे कहीं लगवा दी हैं। अच्छा। हाँ, अगर दिखाते तो इनके पास कागज होते हैं। भाई कोई अस्पताल ऐसे तो लेता नहीं है, बिना मतलब कोई लिखा पढ़ी किए तो लेता नहीं है। इन लोगों ने कुछ नहीं दिखाया। हमारे पास आई नहीं, हमारे पास आई नहीं है। ये बीकू वैसे कोई झोला था डॉक्टर से लगवा दिए हैं। झूठ बोलना है इनको, जहाँ पर लेके गए। खत्म में क्या जैसे क्या कैसे क्या हुई खत्म कुछ जानकारी? हाँ, हमें क्या पता, इन लोगों ने दबाया है उसे बराबर। यहाँ पर जब खबर बदायूं से, जहां पे जनपद बदायूं के जिला महिला अस्पताल में एनसीयू वार्ड में बगैर चढ़ावा नहीं होता है उपचार। जी हां, बता दें कि आपको एसएनसीयू वार्ड में हर स्टाफ को हर शिफ्ट में नवजात मां बाप से पैसों की रहती है डिमांड। वही एसएनसीयू वार्ड में प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा महंगा हो गया है बच्चों का उपचार करना। जी हां, कागजों से हर समय बच्चों के बेड पर भरे हुए दिखाई दिए देते हैं। वहीं आपको 2000 रुपये देने के बाद तुरंत नवजातों के बेडों को व्यवस्था भी कर दी जाती है। वहीं अगर 2000 पीड़ित के पास नहीं है तो बेड खाली नहीं है और ऐसे कहकर टाल दिया जाता है। 2000 देने के बाद बच्चों को भर्ती किया जाता है, उसके बाद में होता है ये खेल शुरू। जी हां, अभी बता दें कि भर्ती नवजात के परिजनों से दुकानों से मंगाया जाता है 600 रुपए का दूध। वहीं जबकि एसएनसीयू वार्ड में सरकार द्वारा दूध और भी सभी चीजें मुफ्त में दी जाती है। एसएनसीयू वार्ड में नवजात के परिजनों ने चाय, कॉफी और नाश्ते के सामान भी हर शिफ्ट में मंगवाया जाता है। हर शिफ्ट में कर्मचारियों को अलग अलग पैसे नहीं दिए तो परिजनों को डराया और धमकाया भी जाता है और परिजनों से कहा जाता है कि बच्चे की हालत सीरियस है और रेफर करना पड़ेगा। कल देर रात भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया है। 9 दिसंबर को भर्ती हुए एक नवजात के परिजनों से पैसे की हुई थी डिमांड। क्या नाम है आपका? हमारा मुन्नी देवी शरण है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली? हम ससौरा के रहने वाले। क्या मामला था जो आपसे? मामला ऐसा हमारी लड़की को बच्चा बेकार हो चुको तो बहाने का सुना के अपन मालपुर यहाँ दफ्तर आए के अपन ऑपरेशन करा दो मैं अस्पताल में। अच्छा। तई लड़का को दिक्कत लगी तई वो संजीव सर पे दवाई दुकान है तई उनसे पर्चा बनवाओ दवाई लेके गए लड़के आराम ना करो तई सर के जाओ रे हम आए तई सर ने भर्ती कर दो तई यहाँ हम 100 रुपया मांगे के रुपया दे कितने मांगे? अब डाउन आ जानता है। नहीं, कितने मांगे? 1500 रुपया मांगे 1500। अच्छा। तो हमने कही ले लिया तुम्हें सवेरे मंगाई दिया है 100 रुपया ना आया तो बोली हम दवा ना लगाए तो कोई दवाई तो दवाई ना लगा कि ले जाओ ये तो संजीव को आई तो हमने संजीव पे सर को मरीज हमारा पठाओ बहु है चली गई सुबह आई तो बोली अम्मा हम कल भर्ती करे चले गए पैसा दे और तब हमने 200 रुपया था हमने लो 200 रुपया फिर 200 रुपया से कहा होते हम तो लिए 1000 दे हमने हम कहेंगे ना मंगा के दे दिए सर तो हमने पैर पकड़ ले तो मैंने ना कमे तो दवाई निकाल के दे के ले आओ। खबर बदायूं से, जहां पे पेपल गांव के निकट अज्ञात वाहन ने शराब के सेल्समैन के टक्कर मार दी और मौत हो गई। वहीं जनपद बरेली के आंवला शाही के रहने वाले प्रमोद कश्यप पुत्र प्रहलाद कश्यप फैजगंज बेटा के एक शराब की दुकान पर सेल्समैन के पद पर कार्यरत थे। रात में वो अपनी दुकान बंद करके अपने बाइक से अपने घर जा रहे थे कि थाना वाजिरागंज क्षेत्र के पीपल गाँव के निकट तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार प्रमोद को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने प्रमोद कश्यप के शव को कब्जे में लेकर गुरुवार को शुक्रवार की मध्यरात्रि 12:15 पर शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया, जिसका आज शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।
खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे स्कूली बस में लगी भीषण आग। जी हां, आग में बस जलकर हुआ खाक। ड्राइवर, खलासी और बच्चे हुए सुरक्षित। वही स्टार्ट करते हुए शॉर्ट सर्किट से लगी है ये आग। बता दें कि सलोन और लालगंज के फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। रायबरेली जिले के मटका सलोन स्थित निमिषा कॉन्वेंट स्कूल की बस है। वही लालगंज थाना के कमला चौराहा भटनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर उन्नाव से है। उन्नाव में बढ़ते साइबर अपराधों को प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के प्रशिक्षण और साइबर क्राइम थाना में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों में मदद और फ्रॉड रोकथाम को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्नाव में साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। थाना स्तर पर एनसीआरपी पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। साथ ही जनपद के हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क के गठन भी किया गया है। साइबर क्राइम थाना उन्नाव के त्वरित कार्रवाई करते हुए 45 पीड़ितों को लगभग 38,52,000 की ठगी की धनराशि वापस कराई गई है। वही साइबर पोर्टल पर भी मिली शिकायतों के आधार पर करीब 1.5 करोड़ रुपए विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कराए गए। और आपको बता दें कि सिम विक्रेताओं का भी सत्यापन कराया जा रहा है और फर्जी तरीके से सिम बेचने वाले के पीओसी एजेंटी के खिलाफ 4 अभियान दर्ज करवाई गई है। वहीं इसी प्रकार फर्जी बैंक खाता खुलवाने वाले आपको बता दें कि 4 खाता धारकों पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। ऑनलाइन वित्तीय अपराधों के नेटवर्क पर भी बड़ा प्रहार किया गया है। 700 म्यूल बैंक खातों के भी डेबिट फ्रीज कराया गया है और 2900 संदिग्ध मोबाइल नंबर ब्लॉक और 800 मोबाइल और IMEI के नंबर ब्लॉक। वहीं फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी तैयार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस गिरोह की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। 2 मुकदमे दर्ज कर 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं, नीरज और सत्यदेव। वहीं बता दें कि दीपक राय जो लखनऊ के बताया जा रहे हैं, जो गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। इसी कार्रवाई में 3,52,000 की धनराशि भी पीड़ितों को रिफंड कराई गई है। साइबर अपराध पर लगातार कार्रवाई और जागरूकता के जरिए उन्नाव पुलिस साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए दिशा में मजबूत प्रयास कर रही है। उन्नाव पुलिस साइबर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी काम कर रही है। हमारा प्रयास ये है कि पीड़ितों को त्वरित राहत मिले और किसी भी प्रकार की साइबर ठगी को तुरंत रोका जा सके। सभी नागरिक एनसीआरपी पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन पर अधिक से अधिक उपयोग करें। तो सर साइबर बड़ी कार्रवाई की गई है, सर किस तरह की कार्रवाई रही है? देखिए, जनपद उन्नाव में एक साइबर थाना स्थापित है। उसके अलावा जो हमारे 21 थाने हैं उस पर साइबर हेल्प डेस्क भी स्थापित है। ये पूरी तरह से साइबर पे जो भी फ्रॉड होते हैं या साइबर क्राइम हो रहे हैं इस पे काम कर रहे हैं। तो अभी तक इस साल जो 1 जनवरी से कार्रवाई हुई है उसमें ये पाया गया कि एनसीआरपी पोर्टल या 1930 पे जो भी शिकायत दर्ज हुई है उसमें कार्रवाई करते हुए लगभग 52 पीड़ितों की जो साइबर ठगी हुई थी उसमें 48 लाख रुपए इनको वापस कराया गया है। इसके अलावा 1.7 करोड़ रुपए जो गए थे उसको फ्रीज कराया गया है। वो धनराशि अभी भी होल्ड पे है। 4 ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो सिम बेचते थे और उन पे मुकदमा पंजीकृत करा करके उन पे वैधानिक कार्रवाई की गई है। फर्जी तरीके से कुछ लोग बैंक अकाउंट भी खोल करके और उस पर पैसा लेन देन का काम करते थे, तो ऐसे 4 खाता धारकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। 900 म्यूल अकाउंट फ्रीज किया गया है। 2900 संदिग्ध मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया गया है, जिसमें से 1000 IMEI नंबर भी ब्लॉक कराए गए हैं। कुछ ऐसी भी सूचनाएं मिली थी कि फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया जा रहा है, तो इस पर भी 2 अभियोग पंजीकृत किया गया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी कराई गई है। 3 ऐसे भी अभियुक्त थे जो उन्नाव से बाहर के थे और इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था 2025 में। उसमें एक नीरज हरियाणा से, एक सत्यदेव महाराष्ट्र से और दीपक राय लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें 3,52,000 रुपये की धनराशि पीड़ित को वापस कराई गई है। तो इस तरह से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा प्रयास ये किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा कि हर आधे घंटे पे जो पोर्टल है इसको चेक करते रहते हैं। 1 घंटे का इनका जो है गोल्डन आवर होता है, उस समय में अगर हम उसका खाता और जो धनराशि है उसको फ्रीज करा लेंगे
वो पैसा फिर आगे नहीं जा पाता है। लेकिन अगर 1 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता तो उम्मीद रहती है कि खाता से जो है दूसरे खाते में चला गया, वो पैसा निकल जाता तो फिर उसको वापस कराना संभव नहीं हो पाता, उसमें दिक्कत आती है। सर मिशन शक्ति उसमें किस तरह से जानकारी? अभी तक तो मिशन शक्ति का अभियान चलाया जा रहा था, साथ ही साथ हम लोगों ने एक अभियान उसी के साथ जागरूकता अभियान भी शुरू कराया था कि साइबर क्राइम कैसे होता है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो इसमें विशेष रूप से पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको जागरूक किया जाता है कि अपने परिवारिक जनों को भी वो ट्रेन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग स्कूलों कॉलेजों में इस तरह का अभियान चला रहे हैं। खबर वाराणसी से, जहां पे कोडी युक्त कफ सिरप के मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के घर ईडी की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंच चुकी है। खबर मिर्जापुर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने मध्य प्रदेश से बिहार गौ तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गौ तस्करी गिरोह को खुलासा किया है। पुलिस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हुआ है, जिसको पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने शेरपुर तिराहे के पास से डीसीएम के गौवंश लादकर मध्य प्रदेश के रीवा से बिहार ले जा रहे थे। गौ तस्करों का पीछा करके रोका गया और शेरपुर तिराहे से पास आपको बता दें कि डीसीएम को खड़ी कर गौ तस्करों को डीसीएम से उतार कर भगाने के लगे और भागते समय पुलिस से टीम पर फायरिंग करने लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई टीम ने एक गौ तस्कर को बाएं पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा गौ तस्कर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार में गौ तस्कर का नाम अफजल अहमद बताया जा रहा है, वही हापुड़ का रहने वाला है। पुलिस ने एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और डीसीएम में लदे 37 गौवंश बरामद किया गया है। क्षेत्र अधिकारी चुनार मंजरी राव का कहना है कि इन गौ तस्करों द्वारा मध्य प्रदेश से बिहार ले जा रहा है। इन गौवंशों को बेचा जाना था और गौ तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जनपद मिर्जापुर में लगातार गौ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में थाना आदलाट पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दिनांक 11/12/2025 की रात्रि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक गोवंश लदी डीसीएम रीवा में लोड होकर बिहार की तरफ जा रही है। तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा शेरपुर के निकट बदमाशों की घेराबंदी की। पुलिस को देखकर बदमाश डीसीएम छोड़कर भागने लगे एवं उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा उन पर वापस फायर किया, जिसमें कि एक बदमाश जिसका नाम अफजाल अहमद पुत्र साबिर अली जो हापुड़ जिले का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी एवं वो घायल हो गया। उसको तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया एवं मौका पाकर एक अभियुक्त वहां मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। डीसीएम से करीब 32 राशि गोवंश बरामद किए हैं, जिनको चिकित्सीय सहायता प्रोवाइड कराकर उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। खबर लखनऊ से, जहां पे आज लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने धर्मांतरण को लेकर करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, कुशीनगर के थाना पटहेरवा क्षेत्र के भटगांव गांव में देवानंद शर्मा ने अपनी पत्नी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के गंभीर आरोप लगाया है। वहीं परिजनों के मुताबिक 29 अक्टूबर की सुबह पूजा देवी घर से अचानक गायब हो गई थी। खोजबीन के दौरान मोबाइल में एक युवक के साथ चैट और आपत्तिजनक वीडियो मिलने पर दावा किया गया है कि आरोप है कि इन्हीं वीडियो के जरिए महिला को ब्लैकमेल कर घर से ले जाया गया है। साथ ही करीब 3 लाख के जेवर और 1,75,000 रुपए भी नकद गायब है। परिजनों ने एसएसपी कुशीनगर और पटहेरवा गांव में शिकायत दी है, लेकिन उनका कहना है कि कार्रवाई अभी भी अधूरी है। परिवार को महिला के ब्रेन वॉश और धर्म परिवर्तन की आशंका भी जताई गई है। इनका नाम है अर्चना तिवारी, पत्नी राजेश तिवारी। ये ग्राम सराय रानी, पोस्ट पाकरपुर, थाना कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर की हैं। इनकी बेटी नोएडा में अपने मामा के यहाँ गई थी, तो एक लड़का पहले हिंदू नाम बता करके फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाया कि इनकी लड़की को लेकर के गायब हो गया। कितना दिन हुआ? 3 दिन हो गया।
इसके बाद ये लोग काफ़ी परेशान हैं। इन लोग सनातन हेल्पलाइन नंबर पर देख करके मदद की गुहार के लिए यहाँ आई हैं। तो हम लोग इन लोगों की पूरी मदद करते हैं और संबंधित जिलाधिकारी एसएसपी से बात करेंगे, थाने पर बात करेंगे। और इन ऐसे स्थिति में ये लोग आए हुए हैं, आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं। लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना यह है कि पूरे भारत में जहाँ भी लव जिहाद, लैंड जिहाद, चूँकि धर्मांतरण ये दोनों बच्चियों का लगभग हो चुका है जैसा इन लोगों का मानना है, तो आज की परिवेश में जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म हिंदू हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जबकि सनातन धर्म और हिंदू समाज कभी भी किसी भी समाज को या किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं करता। बस ये जरूर है सम्मान सबको देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर बार बार हिंदुओं को शिकार बनाया जाता है लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज आप लोगों के बीच में ये है इनका एप्लीकेशन, ये था। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहें तो ले सकते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, कब की घटना है, इनके हस्ताक्षर हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं जैसा इन्होंने अभी हमको दिया है, ये आप लोगों के बीच में है। हेलो, मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद से बात कर रही हूँ, सेक्रेटरी रचना। नोट कर लीजिए सर एक बार। पीआरओ का सीओजी नंबर है? हाँ। क्या नंबर है इनका? 94 हाँ, 40 के बाद बताइए। 2458। उनको जरा बता भी दीजिएगा कि हमसे बात कर ले, ठीक है? और अपना नंबर और नोट करा दीजिए। ये हमारा नंबर है 9956 16175। गोपाल राय, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद। इस धर्मांतरण के प्रकरण में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को जेल भिजवाने में हमारी ही प्रमुख भूमिका रही है। हाँ, ये बात कराइए, कप्तान साहब से बताइएगा कि मेरा फोन आया था, आप डीआईजी साहब के साथ मीटिंग में थे। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। सारे गरीब हैं, बहुत जगह दौड़ करके आए, नहीं हुआ तो हम लोग इस तरह से मदद करते रहते हैं। इस बीच में आप अपनी बात कुछ कहना चाहोगी? इनकी भाई के यहाँ ये अर्चना तिवारी नाम है, इधर बोलिए ना। नहीं, कुछ आप बताओगी मीडिया भाई के सामने। सराय रानी पोस्ट वाकरपुर, थाना कादीपुर, जिला सुल्तानपुर की रहने वाली हैं। इनका भाई नोएडा में रहते हैं। इनकी बेटी शादी हो गई थी? नहीं, कितनी उम्र थी? 21 वर्ष की दीक्षा तिवारी, जो एक माह पहले ही अपने मामा के यहाँ पहुंची थी नोएडा और उसके बाद से गायब है। कैसे पता चला कि उसी के साथ है? एहसान अहमद नाम है ना उसका? तो ये कैसे पता चला कि उसके साथ निकली है? एक दो बार बात की हुई थी, एक दो बार फोन किया भी था। अच्छा, बात किया था। अब और कुछ आप मीडिया बंधुओं से कुछ कहना चाहती हैं? अपनी बात जो कहना वो बताइए, बोलिए, अपनी बात बोलिए। आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरे देश भर में इस्लामीकरण तो हो ही रहा था, लेकिन ईसाईकरण इतना तेजी में हो रहा है कि प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा के माध्यम से संपूर्ण भारत के सभी जनपदों में लगातार ऐसे व्यक्ति को चयनित किया जा रहा है जो गरीब हैं, दलित हैं, और उनको लालच क्या दिया जा रहा है जब ईसाईकरण के लिए कि उनके बच्चों को फ्री कॉन्वेंट स्कूल में, जो ईसाई मिशनरी की कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ उनको नौकरी भी दी जा रही है। ऐसे प्रकरण को लेकर के तेजी में लोग धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं लालच के रूप में। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी में इसलिए बुलाई गई कि हमारे बीच में दाहिने साइड में ये बैठे हुए हैं देवानंद विश्वकर्मा जी। इनकी पत्नी जो रहने वाले ये ग्राम भटमा, थाना पटेहरा, जनपद कुशीनगर के हैं, वो आज से लगभग 29/10/2025 को सुबह 4:30 पर वो एक जिहादी उठा ले गया। चूँकि जिहादियों की श्रेणी बहुत तेज़ी में चल रही है और आज तक पता नहीं चला वो पहले से संपर्क में थी। ये बेचारे परेशान होकर के सनातन हेल्पलाइन नंबर को खोजते हुए सुबह ये 8:30 बजे यहाँ पहुँचे। हमने पूछा कि क्या प्रोग्राम है, तो इन्होंने कहा कि मुझे जाना भी है, तो हम आप लोगों को बुलाए। जबकि अमूमन ये रहता है कि हम एक दिन पहले आप लोगों को जानकारी देते हैं। इनके बताने के अनुसार यह है कि एक आंशिक अंसारी पुत्र जाकिर अंसारी
निवासी ग्राम हिरौली, थाना खुकुंदू, जनपद देवरिया, जो इनकी पत्नी को लेकर गया है। शादी हुए कितने दिन हुआ था आपको? 1.5 वर्ष पहले शादी हुई थी। और पत्नी का फोटो दिखाइए। ये हमारी लड़की को ढूंढ के हमारे पास कर दी। तो ऐसी घटनाएं आते जाती है, लेकिन आज 2 केस ऐसी पोजीशन में आ गए ये लोग कि ये रो रही थी सुबह से आकर के। फिर हमने सोचा कि आप लोगों से रूबरू कराएं, और हम लोग अपने स्तर से सभी अधिकारियों को टेलीफोन भी करते हैं, पत्र भी लिख रहे हैं, जिससे इन लोगों की मदद मिले। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं क्या कि 3 महीना पहले जब कर्नाटक के बेंगलोर से लड़की गायब हुई थी, उसका वीडियो ज़रा दिखाना, तो उसको हम लोगों ने लगभग 1.5 महीना लगने के बाद वो लड़की जो 16 लाख रुपया ले करके, एक व्यापारी की लड़की थी, गायब हुई थी, उस जिहादी को हमने मुरादाबाद में पकड़ करके अंदर कराया। वो लड़की बाइज्जत बरी हुई, आज अपने घर पर है। लेकिन इतना ज़्यादा बच्चे जो हमारे देश भर के हैं, जो लड़कियां हैं विशेषकर, उन बहनों को मैं कहना चाहूँगा कि सतर्क जरूर रहें, क्योंकि ये सब पहले बात करते हैं तो हिंदू नाम डालते हैं, जैसे मेरा नाम राजू है, मनीष है, इस तरह से बात करेंगे। बाद में पता चलता है कि ये निश्चित रूप से जिहादी हैं और कई लोगों का अब तक उत्पीड़न ये कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन ये चीज़ें आती है। अब चूंकि हम तो पहले उठाते थे इस मुद्दे को, अब उठाना हमने इसलिए बंद कर दिया कि सीधे हम पीड़ितों की मदद करते हैं अधिकारियों से बात करके, क्योंकि बात करना, मीडिया के सामने आना हम बार बार उचित नहीं समझते हैं। लेकिन आज 2 लोग ऐसे आ गए, दोनों पीड़ित परिवार, जैसे अभी 2.5 राय से जाकर मिलने से हमारी बहन निर्मला जो बरामद हुई, गई, विश्व हिंदू परिषद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय और पुलिस की सहयोग से हमारी बहन को कुशल वापस करवाया, जो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम। ये बहुत खड़ा कर लिए थे। मैंने कहा कि आपके क्षेत्र की घटना है, बिटिया गायब है, पुलिस को दबिश देना चाहिए। उन्होंने कहा साहब हम लोग लगे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की मुरादाबाद जो पुलिस है उसने हमारी पूरी हेल्प की। हमने कहा कि भाई तत्काल गिरफ्तारी कराइए, और सबसे बड़ी बात यह कि 16 लाख रुपया भी वापसी कराया गया 2 महीना बाद। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझते हैं कि हम लोगों की मदद करने में सक्षम रहते हैं। खबर सीतापुर से, जहां पे सीतापुर जनपद के रउसा इलाके स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बीती रात बड़ा हड़कंप मच गया। रात का खाना खाने के तुरंत बाद विद्यालय की 10 बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बच्चियों को सांस लेने में दिक्कत, उल्टी, चक्कर आने में और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद विद्यालय प्रशासन ने तुरंत उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालत बिगड़ने पर 7 बच्चियों को आधी रात जिला अस्पताल रेफर किया गया। स्थिति गंभीर होने पर पुलिसकर्मी बच्चियों को गोद में उठाकर दौड़ते हुए अस्पताल ले जाते हुए नजर आए। मामले की जानकारी मिलते ही जिला राजा गणपति और सीएमओ रात 1 बजे जिला अस्पताल पहुंचे। बच्चों की स्थिति की जानकारी, गंभीर अवस्था में 2 बच्चों को लखनऊ रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। परिजनों का कहना है कि बच्चों ने रात में दाल रोटी खाई थी, जिसके बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। खाद्य पदार्थ में मिलावट या किसी अन्य कारण का संदेह जताते हुए जिलाधिकारी ने त्वरित जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल सभी बच्चों का उपचार जारी है और प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सर, आज फूड पॉइजनिंग के मामले में सर 7 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया था। सर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये 7 बच्चे यहाँ पर भर्ती किए गए थे फूड पॉइजनिंग के बाद रेवसा में, और जिसमें से 2 बच्चों की थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उनको घबराहट हो रही थी, और किसी को पेट में कोई दर्द वगैरह नहीं था। लेकिन बाकी 5 बच्चे ठीक थे। जो 5 बच्चे ठीक थे उनको यहीं रखा गया, बाकी 2 बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए लखनऊ भेजा गया। सर ये किस कॉलेज के बच्चे हैं, कुछ सर जानकारी हो पाई है क्या भैया? ये रेवसा में आवासीय स्कूल के बच्चे थे।
खबर हरिद्वार से, जहां पे हरिद्वार को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी जिला बनाने के लिए सफाई अभियान लगातार जारी है। जिला प्रशासन के आह्वान पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भी हर की पौड़ी पर सफाई अभियान चलाया। जिला अध्यक्ष की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने हर की पौड़ी पर सुभाष घाट और दूसरे गंगा घाटों पर झाड़ू लगाई और कूड़ा इकट्ठा कर कूड़ेदान में डाला। सफाई अभियान में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील पर जिले में तमाम सामाजिक स्वयंसेवी संगठन और सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लिहाजा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी क्षेत्र के स्वच्छ रखने के लिए अपना योगदान दिया है। उन्हें बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से गंगा घाटों पर कूड़ा कचरा न छोड़ने की अपील की है। पूरे ज़िले में सफाई का अभियान चलाया जा रहा है और उस सफाई अभियान में विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी जिला हरिद्वार के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा हर की पौड़ी क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान के अनुसार इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था और देवभूमि को आने वाले तीर्थयात्रियों के और विश्व स्तरीय स्थान बनाने की दृष्टि से किस प्रकार से साफ सुंदर बनाना है, उसका प्रयास हमारे द्वारा आज किया गया। खबर ऋषिकेश से है, जहां पे निकट के मुनिकिरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत दयानंद आश्रम के पास एक युवक के दिन दहाड़े लूट की वारदात हो गई है। 3 लुटेरों के एक युवक ने 5300 रुपए नकद और पासबुक लेकर फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस हड़कंप मच गया। पुलिस ने भी तत्काल एक्शन लिया और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लुटेरों की पहचान सुरेश निवासी नेपाल बस्ती चंद्रशेखर नगर और मार्कंडे जायसवाल निवासी मायाकुंड और रोहित साहनी निवासी चंद्रशेखर नगर के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि मार्कंडे जायसवाल के खिलाफ ऋषिकेश और आसपास के थाने में क्षेत्र में 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसमें सबसे ज्यादा नशा तस्करी, अवैध हथियार रखने और अन्य मामलों में दर्ज है। रोहित और सुरेश के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी की जा रही है। फिलहाल इतना पता चला है कि रोहित साहनी नशा तस्कर रेखा साहनी का बेटा है। कैलाश गेट चौकी प्रभारी जितेंद्र रावत ने लुटेरों के कब्जे से 4200 रुपए नकद और बैंक की पासबुक भी बरामद की है। लूट की वारदात में 9 दिसंबर को हुई थी। पुलिस की दावा है कि 10 दिसंबर की रात लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। आज पूछताछ के बाद लुटेरों की कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। खबर इसी केस से, जहां पे आवारा पशुओं को आतंक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी आवारा पशु लगातार लोगों की जान और दुश्मन बनते जा रहे। नगर निगम के पशु कल्याण बोर्ड में लाखों लोग दावा के बाद भी अभी तक शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं को नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं आ रही है। और ताजा मामला देहरादून और रोड के स्थित कोतवाली के सामने देखा गया, जहाँ आसपास में लड़ रहे 2 सांडों की चपेट में बाइक और स्कूटी सवार आए, वह सड़क पर भी गिर गए। सांड और लड़ते लड़ते एक दुकान तक भी पहुंच गए और गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लोग नगर निगम के आवारा पशुओं की पकड़ कर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि शहर और ग्रामीण इलाकों में आवारा पशु लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल के शहर भी आवारा सांडों की वजह से मरीजों का जान का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में मेयर शंभू पासवान से मोबाइल पर पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनके शहर से बाहर एक बैठक में होने की बात कही गई है।
खबर इसी केस से जहां पे क्षेत्र में बाल श्रम मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। जी हां, श्रम विभाग ने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर आज बाजार में जन जागरूकता अभियान चलाया और इस दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम कर पर रखने के लिए भी प्रेरित किया। उनका बताया जा रहा है कि बाल श्रम कानूनी अपराध है, पकड़े जाने पर इसे जुर्माना और सजा देने के प्रावधान है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि पहले चरण में जागरूकता फैलाई जा रही है, दूसरे फेज में दुकान के बाल श्रम मुक्त प्रतिष्ठान का भी लेबल व्यापारियों को लगाना जरूरी होगा। तीसरे चरण में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी कराने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि 31 दिसंबर तक ऋषिकेश क्षेत्र में बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे पाने के लिए श्रम विभाग अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। जागरूकता अभियान के दौरान व्यापारियों ने क्षेत्र का बाल श्रम मुक्त बनाने के सहयोग देने का भी वादा किया है। ऋषिकेश क्षेत्र को नो चाइल्ड लेबर जोन बनाना है। इसी के क्रम में पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में अभी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें डीटीएफ के सारे मेंबरान हैं। इसमें हमारे आईसीडीएस से हैं, डीपीओ साहिबा हैं, आसरा ट्रस्ट है और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम से भी आए हैं और श्रम विभाग इसको लीड कर रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि पहले नागरिकों को और दुकानदारों को, प्रतिष्ठान स्वामियों को ये बताया जाए कि चाइल्ड लेबर को निषेध करना है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही हमें ऋषिकेश को पूरा बाल श्रम मुक्त करना है। तो उसके तहत जो हम एक जन जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं और जागरूकता अभियान के उपरांत जो है हमारे निरीक्षण की भी कार्रवाइयाँ रहेंगी और प्रयास ये रहेगा कि अधिकांश लोग जो है इसके बारे में, अधिनियम के बारे में जाने और कोई अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो 1098 या श्रम विभाग में कोई भी लिखित शिकायत देकर या टेलीफोनिकली भी शिकायत देकर बाल श्रम के उन्मूलन में हमें आम नागरिक भी सहयोग दे सकते हैं। खबर ऋषिकेश से जहां पे संयुक्त रोटेशन और यातायात व्यवस्था समिति के कमांडर कंटेक्ट और कारिज के वाहनों पर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप लगाया गया। मामले में समिति से जुड़े सदस्यों ने एसडीएम के ज्ञापन सौंप पर कार्रवाई की मांग की है। मांग पूरी होने पर भी आंदोलन की चेतावनी दी गई है और एसडीएम ने सकारात्मक कार्रवाई पर भरोसा दिया है। बता दें कि संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति के अध्यक्ष नवीन चंद्र रमोला ने नेतृत्व में दर्जनों सदस्य एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम योगेश मेहरा से मुलाकात कर एक ज्ञापन ज्ञापन में समिति के सदस्यों ने अवगत कराया कि कमांडर कंटेक्ट कारिज द्वारा नटराज चौक स्थित ट्रक यूनियन के समीप वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया जा रहा है। इसके अलावा कंटेक्ट कारिज के वाहन नटराज चौक, चंद्रभाग, पुलिस यात्रा बस अड्डा, रोडवेज और बस स्टैंड के निकट अनियंत्रित होकर नियमों को विरोध अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जिससे बता दें कि वर्ष 1953 से संपूर्ण उत्तराखंड में परिवहन की सुविधा दे रहे बस मालिकों को नुकसान हो रहा है। और नवीन रमोला ने बताया कि उच्च न्यायालय के नियम अनुसार छोटे वाहन, मैक्स, जीप और वही कमांडर, टैक्सी आदि के संचालन अपनी निजी गैराज से होना चाहिए। बस स्टैंड, बस स्टॉपेज से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर इन वाहनों को खड़ा करने और सवारी बैठाने पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है। वर्तमान में ये छोटे वाहन कोर्ट से आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। वही समिति के सदस्यों में एसडीएम के मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर समिति के सदस्यों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन की एक कॉपी नगर आयुक्त ऋषिकेश को भी भेजी गई है। हमारे को, हमारी संस्थाओं को मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि जो ये नटराज चौक है, जहाँ पे से कि पहाड़ को भी और देहरादून की और उत्तराखंड सरकार की हो चाहे निजी परिवहन संस्थाओं की बसें हों जो स्टेज कैरिज में संचालित होती है, वो दूरस्थ स्थानों को जाती है। वहाँ पे संज्ञान में आया है कि अभी निगम द्वारा मौका मुआयना किया गया है कमांडर के संचालन के लिए, जबकि माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश है
कि बस अड्डे के 2 किलोमीटर किसी भी दिशा की ओर और जहाँ पे लोकल का स्टॉपेज होता है, जहाँ पे सवारियाँ उतरती चढ़ती हैं, वहाँ से 2 किलोमीटर की किसी भी परिधि में कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का कमांडर, जीप, सुमो, टैक्सी, मैक्सी का स्टैंड नहीं हो सकता है। अगर इस तरह के कृत्य हो रहे हैं तो उससे जो हम 1953 से जो संस्थाएं, जिस समय पे यहाँ पे चलना भी संभव नहीं था और रोडें भी नहीं होती थी, किस तरह से हमारे लोगों ने इन पहाड़ों पे अपनी जेब से वहन करके, उस समय पे बैंकों द्वारा ऋण की भी व्यवस्था नहीं होती थी, अपने संसाधनों से यहाँ पे वाहनों का संचालन करा। आज इस स्थिति में है कि ये जो डगामार टाइप की व्यवस्थाएं हैं, ये नियम के विपरीत मान्य हो चले हैं, लेकिन नियमों की भी अवहेलना कर रहे हैं और जो प्राधिकरण के नियम हैं उनकी भी अवहेलना कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यों को रोकने के लिए आज हमने माननीय एसडीएम साहब को इस विषय में अवगत कराया है। अगर इस तरह की घटना होती है और इस तरह का कोई कार्य होता है तो हमारी समस्त परिवहन संस्थाएं, 9 परिवहन संस्थाएं अपनी पूरे उत्तराखंड प्रदेश में अपनी सेवाएं बाधित कर देगी, जिससे कि संपूर्ण जनमानस को आर्थिक क्षति के साथ साथ मानसिक क्षति भी होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और इस विषय में एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी, ना होने दी जाएगी। और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जो आपके द्वारा कहा गया है या मीडिया में जो ये प्रसारित किया गया है वो गलत तथ्य है। के द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसका कारण यह था कि आपने देखा होगा कि गौरा देवी चौक के पास पे जीप कमांडर एसोसिएशन का ऑफिस है, परंतु इनके द्वारा एक अभी नगर निगम को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें इनकी तरफ मांग की गई कि इस ऑफिस को जो है ट्रक यूनियन के समीप पर खोल दिया जाए। परंतु हमारा ये कहना है, जब उनका वर्तमान में ऑफिस, जहाँ उनका अपना गैराज है और ये गैराज से गैराज ही चल सकते हैं, जब इनका ये ऑफिस है तो इनको ये मांग क्यों करी जा रही है, जो बिल्कुल अवैध है। क्योंकि हमारी बसों का संचालन बस स्टैंड से होता है और केवल नटराज चौक पे हमारी बसें सवारी उतारने और चढ़ाने के लिए चलती हैं। तो हमारा इसका एक विरोध का ज्ञापन हमने एसडीएम साहब को दिया है और उन्होंने हमें शाम का 4 बजे का समय भी दिया है कि इस और बिल्कुल। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।